लोग चर्चा करने वाले हैं। भारतीय युग का जो समय है वह आपका आपको कल मैं बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में आपको बताया है मैंने कि जो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है इसका विकास सबसे पहले जो पूर्व भारतीय युग है जहाँ से हमको रचनाएं प्राप्त होती हैं, मुनिजिन विजय का नाम आता है। मुनिजिन विजय ने पूर्व भारतीय युग में इनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? उस समय राजस्थानी गद्य का प्रादुर्भाव था। राजस्थानी के बाद उस समय मुनिजिन विजय जी के द्वारा लिखी गई जो 3 रचनाएं हैं वो कौन कौन सी थी वो आपको बताना चाहूंगा। उसमें सबसे पहले आराधना, अतिचार और बाल शिक्षा टीका। एक आराधना का नाम आता है, फिर अतिचार आता है और अगले क्रम में जो आती है वो है बाल शिक्षा टीका। बाल शिक्षा टीका, इनके अलावा भी रचनाएं थी राजस्थानी गद्य में, लेकिन मुनिजिन विजय जी की रचनाएं जो प्राप्त हुई उनमें आराधना है, अतिचार है और बाल शिक्षा टीका है। अब बात आती है कि इनके अलावा भी क्या उस समय थे, तो इसी कार्यक्रम में जो है ये संपादित तो हुई रचनाएं आराधना, अतिचार और बाल शिक्षा टीका। इसके बाद मैथिली के साथ साथ ब्रज भाषा का जो है प्रादुर्भाव होना शुरू हुआ। किसी 13वीं शताब्दी में ही 16वीं शताब्दी के पहले ये दोनों का अपना काम चल रहा है। परंतु जैसे ही राजस्थानी के बाद मैथिली, इसमें मैथिली भाषा है, तो मैथिली भाषा में क्रमिक विकास देखने को मिला। पहले राजस्थानी गद्य का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद फिर ठीक उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मैथिली भाषा, और मैथिली के साथ ही ब्रज भाषा का प्रादुर्भाव। ब्रज भाषा और ब्रज भाषा के बाद आई खड़ी लिपि। ये क्रम है। पहले राजस्थानी गद्य की प्राप्ति हुई, किससे? आराधना से, अतिचार से और बाल शिक्षा टीका से। उसके बाद मैथिली और ब्रज भाषा एक साथ हुआ, तो मैथिली का जो प्राचीन ग्रंथ माना जाता है मैथिली भाषा का वर्ण रत्नाकर, इसके रचयिता ज्योतिश्वर जी हैं। मैं लिख देना चाहूंगा, मैथिली भाषा का जो है वो है वर्ण रत्नाकर, और इसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आपके ज्योतिश्वर। इसके बाद ठीक बाद जब बात आती है 16वीं शताब्दी आ जाती है, तो 16वीं शताब्दी में आपको ज्यादातर रचनाएं नहीं मिलती, तो कुछ एक रचनाकार ने, किसी रचनाकार ने लिखा 3 गोरखपंथी पुस्तकों का निर्माण किया गया, जिसमें गोरख गणेश गोष्ठी है, महादेव गोरख संवाद है, और अगले क्रम में आता है गोरखनाथ जी की 17 कला। फिर ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात हुआ 1513 ईस्वी के आसपास ब्रजभाषा का सूत्रपात हुआ। यहाँ से रचनाओं का लेखन क्रिया का जो इतना ज़्यादा विकास होना प्रारंभ हो गया कि आप ये जान लीजिए कि सबसे पहले जो नाम आता है गोस्वामी विट्ठलनाथ जी का आता है। गोस्वामी विट्ठलनाथ के साथ साथ चतुर्भुजदास जी हैं, गोकुलनाथ जी हैं, इन सब का नाम आता है। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने यमुनाष्टक है, श्रृंगार रसमंडन है और नवरत्न सटी आदि रचनाएं हैं उन्होंने लिखी। उसके बाद चतुर्भुजदास जी ने षड ऋतु वार्ता
और गोकुलनाथ जी ने 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता इत्यादि आती। तो फिर इस तरह से क्रमिक विकास चलता गया। तो आपको पुनः मैं स्मरण कराना चाहूँगा कि सबसे पहले जो क्रम चला वो आया राजस्थानी गद्य का। उसमें जो प्राचीनतम उपलब्ध हैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर उसके बाद मैथिली गद्य का आया। मैथिली गद्य में वर्ण रत्नाकर हैं जो तीसर जी द्वारा, विद्यापति का कीर्तिलता है और विद्यापति का कीर्तिलता है, और साथ ही और कई रचनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। कीर्ति सिंह का बखान है, विद्यापति जी की ही कीर्ति पताका है। शिव सिंह का बखान, महाराजा शिव सिंह का बखान इसमें किया गया है, और कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह का बखान किया गया। दोनों ये सभी किसकी हैं? विद्यापति जी के द्वारा। फिर उसके बाद ब्रजभाषा का गद्य का सूत्रपात हुआ। तो ब्रजभाषा में सबसे प्राचीनतम गोरखसार गोरखनाथ जी के द्वारा लिखी गई। उसके बाद गोस्वामी विठल नाथ जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ श्रृंगार स्मंडन यमुनाष्टक है, अभी बताया मैंने, नवरत्न सटीक है। स्वामी गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता। फिर खड़ी बोली का जो प्रादुर्भाव हुआ, तो खड़ी बोली को हम लोग क्या करते हैं? दो भागों में बांट देते हैं। खड़ी बोली को दो भागों में बांट देते हैं। एक और कौन सी? नंबर 1 दक्षिणी गद्य और दूसरा हो जाएगा उत्तरी गद्य। दक्षिणी गद्य, दक्षिणी गद्य और उत्तरी गद्य। उत्तरी गद्य। एक बात आती है कि खड़ी बोली को खड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रज भाषा जो थी वो मधुर थी, और खड़ी बोली जो थी वो ब्रज भाषा की अपेक्षा थोड़ा कर्कश थी। इसलिए ब्रज भाषा की अपेक्षा तुलना में जब देखा गया तो खड़ी बोली इसलिए इसको कहा क्योंकि ये ब्रज भाषा की अपेक्षा ज़्यादा कर्कश है। अब दक्षिणी गद्य को और उत्तरी गद्य को हम कैसे विभक्त करते हैं, आइए देख लेते हैं। तो दक्षिणी गद्य में जो आता है उनमें सबसे नंबर 1 पर जो बात होगी वो होती है, सबसे पहली रचना जो दक्षिणी गद्य में है वो अवधि गद्य का, दक्षिणी एवं अवधि गद्य का मिश्रित रूप देखने को मिलता है, जिसमें नंबर 1 पर आता है। आपके सामने मैं बताना चाहूँगा कि जो मीराजुल आस्कीन ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज 1346 से 1423 तक इनका दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक माने जाते हैं। उसके बाद मीराजुल आस्कीन के बाद बात आती शाह मीराजी, सरहम गुम उलमलूब और मुल्ला वजही सबरस, ये उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य कृति मानी जाती है। फिर बात आती है उत्तरी भारत की खड़ी बोली। उत्तरी भारत में जो प्राचीनतम गद्य रचना है तो चंद छंद वर्णन की महिमा और कविगण के द्वारा रचित ये ब्रज मिश्रित खड़ी बोली है। गौर से ध्यान को इसको सुनना, इस पर बहुत ज़्यादा हम लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कुछ लोग बताते हैं गोराबादी कथा जजमल के द्वारा लिखी गई, फिर कविवचन जो है कविगण के द्वारा लिखा चंद छंद वर्णन की महिमा। हाई स्कूल में पढ़ते तो यहाँ पर ये डिफरेंस हाई स्कूल इंटर में यही है कि जो आपसे जब प्रश्न पूछा जाए खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी, तो गोरा बादल की कथा जटमल के द्वारा लिखी गई। और फिर कवि बच्चे जो चंद छंद वर्णन की महिमा की बात कैसे आती है, ये इसमें आप कविगंग लिखते हो तो ये खड़ी बोली प्योर नहीं थी, यह ब्रज मिश्रित थी, इसलिए इसको जो है प्रथम रचना का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ। अगले क्रम में हम लोग चलते हैं। गोरा बादल की कथा के बाद, गोरा बादल की कथा के बाद नंबर आता है जो भाषा योग वासिष्ठ। भाषा योग वासिष्ठ सभी लोग जानते हो खड़ी बोली गद्य की सर्वाधिक मान्य एवं व्यवस्थित भाषा में रचित प्रथम पुस्तक है। इसको राम प्रसाद निरंजनी जी ने लिखा था, पद्म पुराण। तो दौलत राम द्वारा रचित, दौलत राम जी के द्वारा रचित जो रचना है उसको भी हम लोग जान लें।
राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम जी के द्वारा, इन सब रचनाओं को जब हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो हम लोग पा जाते हैं कि इसमें खड़ी बोली का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। तो जो खड़ी बोली है उसका जो इसके उन्नायक कवि पहले जानना जरूरी, क्योंकि सर्वाधिक प्रश्न ये पूछा जाता है। खड़ी बोली के 4 उन्नायक कवि होते हैं। 4 स्तंभ अथवा उन्नायक कह सकते हैं। हाँ ठीक। अब 4 कवि में कौन कौन से आते हैं? इन चारों में आप सब लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ा है, 1 2 3 4। जैसे जानते हैं मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल, सुखलाल। दूसरे नंबर पर आते हैं लल्लू लाल, फिर आते हैं इंसा अल्लाह खां, अल्लाह खां, फिर सदा सुखलाल, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां। इसके ठीक बाद अगर बात करते हैं तो आते हैं सदर मिश्र जी। तो सदर मिश्र जी ये 4 उन्नायक कवि कहे जाते हैं। इन चारों उन्नायक कवियों में जो सुख सागर है इसका जो कथानक है वो विष्णु पुराण से लिया गया है, मुंशी सदा सुखलाल जी ने लिखा है। और इंसा अल्लाह खां की जो रानी केतकी की कहानी है ये हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक रचना मानी जाती है। और इसके ठीक बाद जो मुंशी सदा सुखलाल हो गए, लल्लू लाल की प्रेम सागर, इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, सदर मिश्र की नाचकेतोपाख्यान, ये रचनाएं जितनी भी हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछी जाती हैं। प्रेम सागर में भागवत पुराण से लल्लू लाल की जो प्रेम सागर है इसमें जो कथानक है वो भागवत श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद से इसकी रचना उसमें कथानक लिया गया है। ऐसे ही 2 और सुनिए अगली बात ये कहना चाहूँगा कि जो इंसा अल्लाह खां की भाषा को चुलबुली भाषा किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। तो इनके अतिरिक्त 2 और खड़ी बोली के लेखक थे, वो थे 2 राजा, एक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और एक राजा लक्ष्मण सिंह। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा शैली में क्या अंतर था? तो राजा लक्ष्मण सिंह की शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी थी और यहाँ तक कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की अरबी फारसी मिश्रित हिंदी। तो ये अंतर होना चाहिए। अब अगले क्रम में हम लोग चलते हैं भारतीय युग में। तो भारतीय युग में कल समय मैंने बता ही दिया था, कोई बात। भारतीय युग में इसके प्रणेता कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि नाम ही आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके थे भारतेंदु युग के, ठीक है। अब इन्होंने इनके समकालीन कौन कौन से लेखक थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो हरिश्चंद्र चंद्रिका है और हरिश्चंद्र मैगजीन इनका संपादन का कार्य किया। बालकृष्ण भट्ट जी हैं इनके साथ के, राधाचरण गोस्वामी जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, गोस्वामी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी हैं, राय कृष्णदास जी हैं, किशोरीलाल गोस्वामी इत्यादि नाम आते हैं। तो इनको याद करने का हमने एक फार्मूला बनाया। क्या है? भारतीय युग के कोई 4 लेखकों के नाम लिखिए तो आप लिख देंगे श्री बारावती प्रताप। अब नहीं कुछ तो आप इतने लेखकों के नाम लिखेंगे। श्री से श्रीनिवास दास लिख देंगे, बा से बालकृष्ण भट्ट लिख देंगे, रा से राधाचरण गोस्वामी लिख देंगे, बा से बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन लिख देंगे, की से कार्तिक प्रसाद खत्री लिख देंगे, प्रताप से प्रताप नारायण मिश्र लिख देंगे। इस प्रकार से आप 1 2 3 4 5 6 का नाम तो आपको स्वतः मालूम हो जाएगा। अब इसके बाद बारी आती है कि हम भारतीय युग में कितनी पत्रिकाएं थी। भारतीय युग में गिनी चुनी पत्रिकाएं 4 थी और कोई पत्रिका का संपादन नहीं हुआ। कब हुआ, कहाँ हुआ, किसका हुआ, इसको भी हम चट से समझ लेते हैं और अपनी बात को फिनिश करते हैं। 4 पत्रिकाएं हुई कि 5, आइए फार्मूला देते हैं BHAKH। इसको हम अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो बोलेंगे भाग। BHAKH
ब्राह्मण पत्रिका थी। एच से होगा हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। ए से होगा आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी। फिर अगला के से होगा कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा। और एच से होगा हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका। इसी का नाम बाद में बदल करके हरिश्चंद्र मैगजीन हो गया था। यह भी यहाँ पर ध्यातव्य रहना चाहिए। अब आती है बात कि इसका कहाँ से प्रकाशन हुआ, परंतु ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे, तो इसको हम कैसे जानेंगे। तो आइए इसके लिए भी एक ट्रिक बहुत बढ़िया। इधर लिखेंगे भाग, आपको सभी पत्रिकाएं मिल जाएंगी। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे पी और बाकी सब में लिख दोगे बी, बी 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 और बी। एक में लिखोगे पी, बाकी सब में लिखोगे बी। चुटीलापन लाने के लिए कह सकते हो कि एक पी के 4 बी। बी कितनी है, 4। किसके, एक पी के साथ 4 बी आपको लिख देना है। आइए चलते हैं। पी का मतलब प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। फिर हिंदी प्रदीप में कौन, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। आनंद कादम्बिनी बदरी नारायण चौधरी प्रेमधन, बदरी नहीं लिखना, बदरी नारायण चौधरी प्रेमधन आगे लिख देंगे, समझदार है। अगले क्रम में आता कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका, इन दोनों के भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अब इसको समझना आपके लिए आसान हुआ, लेकिन कौन सी कहाँ से प्रकाशित हुई इसको देखना। ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हो रहा था, कानपुर से हो रहा था। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कहाँ से हो रहा था, प्रयाग से हो रहा था। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से हो रहा था, तो मिर्जापुर से हो रहा था। कवि वचन सुधा का प्रकाशन कहाँ से हो रहा था, तो काशी से। और हरिश्चंद्र चंद्रिका का बनारस से। इसको कैसे भूल न जाए कहीं, इसका भी एक तरीका है। आइए देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र लिखा हुआ है, और क्या लिखा है, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ये थे मिश्र जी, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण थे, इसलिए ब्राह्मण के पत्रिका के संपादक मिश्र। बाकी इसमें और कहीं किसी का नाम नहीं आता जो ब्राह्मण जैसा दिखाई दे, भले ब्राह्मण रहे। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट। इसको कैसे जानोगे, आओ देख लेते हैं। प्रदीप कौन थे, कृष्ण थे। कृष्ण अपने जो ग्वाल वंश के प्रदीप, दीप नहीं थे, प्रदीप थे, इसलिए उनको लिख लेंगे। आनंद कादम्बिनी, आनंद में दा आया, कादम्बिनी में दा आया, बा भी आया, इसलिए बदरी नारायण चौधरी। और कवि वचन सुधा आती है। अगली बात को हम अगर फिनिश करना चाहें तो और आगे कल हम लोग अगले वीडियो में हम सब लोग देखेंगे द्विवेदी युग। आज की बात यहीं पर थोड़ा लंबी जरूर हुई, लेकिन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।